Start. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका टीचर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले बैच के बारे में देखेंगे। स्वतंत्रता बैच प्रारंभ है सभी विषय के लिए टीचर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। सभी कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। पीपीएससी हो गया, जेआईसी हो गया, एलटी हो गया, डीएसएसबी हो गया, एचपीएससी हो गया, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, ओवरऑल बिहार स्टेट, सभी प्रकार के बैच यहाँ पर अवेलेबल है। चलिए अब आते हैं टॉपिक पर। आज का जो हम लोग का टॉपिक है मिनरल सी है, खनिज लवण है। क्या है? खनिज लवण। खनिज लवण में भी हम लोगों ने खनिज लवण के बारे में पढ़ लिया था कि खनिज लवण क्या है। फिर खनिज लवण कितने प्रकार के हो रहे थे, दो भागों में डिवाइड किया गया था। 24 प्रकार के थे। 24 में हमारा जो पहला था प्राथमिक था, गौड़ था, द्वितीयक था। उसके में हम लोग ने कैल्शियम पढ़ लिया था, फास्फोरस हो गया था और पोटेशियम हो गया था और सोडियम भी देख लिया था। आज जो हमारा इंपॉर्टेंट खनिज लवण है, जो खनिज लवण में हम पढ़ेंगे, जो हमारा टॉपिक होगा आयरन। किसके बारे में? आयरन के बारे में। लो, आयरन के बारे में देखना कि आयरन हमारे शरीर में किन किन रूपों में पाया जाता है, इसके क्या कार्य हैं और ये किन किन नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आयरन को द्वितीयक खनिज लवण, द्वितीयक खनिज लवण, इसके बाद इसका एक और नाम गौड़ के नाम से भी जानते हैं, खनिज लवण। ये किसी और भी कहते हैं, ट्रेस खनिज लवण। क्या? ट्रेस खनिज। हमारे शरीर में आयरन अल्प मात्रा में होता है। कितना? अल्प मात्रा में। अल्प मात्रा में मौजूद होता, अल्प मात्रा में मौजूद होता, अल्प मात्रा में मौजूद होने की बात भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर के लिए अत्यधिक अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आयरन जो है लौ हमारे शरीर में यौगिक रूप में पाया जाता है। किस रूप में? यौगिक रूप में पाया जाता है हमारे शरीर में, यौगिक रूप में। क्यों यौगिक रूप में पाया जाता है? क्योंकि आयरन हमेशा हमारे शरीर में प्रोटीन के साथ मौजूद होता है। किसके साथ? प्रोटीन के साथ। आयरन हमारे शरीर में हमारे शरीर में प्रोटीन के साथ प्रोटीन के साथ मौजूद रहता है।
प्रोटीन के साथ मौजूद रहने के साथ ही यौगिक, किसे हम यौगिक के रूप में कहते हैं, क्योंकि यौगिक का अर्थ ही हुआ क्या, वो किसी के साथ मिलकर के रहना, स्वतंत्र रूप से नहीं रहना। तो आयरन हमारे शरीर में स्वतंत्र रूप से नहीं रहता, यह हमारे शरीर में किसके साथ मिलकर रहता है, प्रोटीन के साथ मिलकर रहता है। और प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में कम से कम 4 से 5 ग्राम आयरन प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में, प्रौढ़ मतलब वयस्क की बात हो रही है, प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में 4 से 5, कितना, 4 से 5 ग्राम पाँच ग्राम लौह क्या होता है हमारे शरीर में मौजूद होता है, किसके में, वयस्क व्यक्ति की बात हो रही है, वयस्क व्यक्ति के शरीर में 4 से 5 ग्राम। और यह हमारे शरीर में कई रूपों में पाया जाता है। आयरन देखिए, ये हमारे शरीर में कई रूपों में पाया जाता है, कई रूपों में पाया जाता है। जिसमें कि पहला ही देखते हैं हीमोग्लोबिन के रूप में, इसके रूप में, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के रूप में, हिम प्लस आयरन। सेकंड देखेंगे मांसपेशियों में, कहां पर, मांस पेशियों में, मांसपेशियों में, मांसपेशियों में किस रूप में रहेगा, मायोग्लोबिन के रूप में, इसमें मायोग्लोबिन के रूप में। पहला हीमोग्लोबिन के रूप में, दूसरा हमारा मांसपेशियों के रूप में, मांसपेशियों में मायोग्लोबिन के रूप में, और तीसरा हम इसमें देखेंगे फेरिटिन के रूप में, फेरिटिन के रूप में। तो क्या संग्रहित कहते हैं, स्टोर कहते हैं इसे, यहाँ पे संग्रहित होता है। या स्टोर की बात करें, फेरिटिन के रूप में, तीसरा हो गया। और चौथा देखेंगे ट्रांसफेरिन के रूप में। ट्रांसफेरिन के रूप में से भ्रमित, या गतिशीलता, तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कई रूपों में पाया जा रहा था। पहला था हमारा इसमें हीमोग्लोबिन के रूप में जो हिम प्लस आयरन से है। सेकंड था हमारा मायो क्या है, मांसपेशियों में, किस रूप में, मायोग्लोबिन के रूप में। थर्ड है हमारा फेरिटिन के रूप में, जिसे हम संग्रहित या स्टोर के रूप में देख रहे थे। और फोर्थ है हमारा ट्रांसफेरिन के रूप में, जिसे हम भ्रमित लौह के नाम से भी जानते, गतिशीलता। तो ये जो हमारा आयरन है हमारे शरीर में अलग अलग रूपों में पाया जा रहा था। अब हम देखते हैं कि आयरन जो हमारा लौह तत्व, मतलब बात हो रही है, कितना कितना परसेंट हमारे शरीर के किस किस भाग में पाया जाता है।
कितनी मात्रा में, कहाँ कहाँ पर ये क्या हो रहा है, हमारे शरीर में मौजूद है। तो सबसे पहले हमारे शरीर में कुल लौह लवण का 70% रक्त हीमोग्लोबिन में है। कहाँ पर, हमारे शरीर की बात हो रही है, किसके, हमारे शरीर में कुल लौह लवण का, कुल लौह लवण का 70%, कितना, 70%, टोटल, टोटल हमारे शरीर में लौह लवण का 70% रक्त के हीमोग्लोबिन में। सबसे ज्यादा कहाँ पाया जा रहा है, रक्त के, क्या रक्त में, हीमोग्लोबिन में। सेकंड हम इसमें देखते हैं 4% मांसपेशियों में, 4% मांसपेशियों में, मांसपेशियों में किस रूप में, मायोग्लोबिन के रूप में। कितना हो गया हमारा, 4% मायोग्लोबिन के रूप में। यकृत तथा अस्थि मज्जा में 25%, यकृत तथा अस्थि मज्जा में अस्थि मज्जा में कितनी बात हो रही है, 25% की हो रही है। अब जो हमारा केवल 1% बचा, गुर्दे तथा शेष रक्त प्लाज्मा, गुर्दे तथा शेष रक्त प्लाज्मा में कितना, 1%, ओनली 1% रक्त तथा रक्त प्लाज्मा तथा ऑक्सीजन के एंजाइम में। सबसे ज्यादा 70% कहाँ पाया जाता है, रक्त के, रक्त में हीमोग्लोबिन के रूप में। फिर हम देख सेकंड हमारा 25%, कितना, 25% जो यकृत तथा अस्थि मज्जा में। थर्ड हम देखते थे हमारा 4% मांसपेशियों में मायोग्लोबिन के रूप में, और 1% हमारा गुर्दे तथा रक्त प्लाज्मा में। जहाँ पे ऐड करा 70%, बस 25 प्लस 4% प्लस 1%, टोटल कितना हो जा रहा है, 100%। तो 100% जो हमारा हो रहा है आयरन हमारे शरीर में, कहाँ कहाँ पर, जो 70% हमारे क्या कहते हैं हीमोग्लोबिन के रूप में, 4 मांसपेशियों में, 1 हमारे क्या कहते हैं गुर्दे तथा रक्त के प्लाज्मा में, और 25% हमारे यकृत तथा अस्थि मज्जा में। हमने यहाँ तक देख लिया कि हमारा आयरन हमारे शरीर में किन किन रूपों में पाया जा रहा था, और इसके साथ ही हमने देखा कि आयरन को हम किस किस नाम से जानते हैं और हमारे शरीर में कितना आवश्यक है। फिर हमने इसमें ये देखा कि आयरन जो टोटल 100% है, कितना परसेंट हमारे शरीर के किस हिस्से में मौजूद है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे शरीर में आयरन के कार्यों की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो कार्य होता है हीमोग्लोबिन के रूप में, किसके रूप में, हीमोग्लोबिन। सेकंड होगा एंजाइम के रूप में,
किसके रूप में? एंजाइम के रूप में, भाई एंजाइम के निर्माण के रूप में। पहले हीमोग्लोबिन के रूप में मौजूद था 70%, सेकेंड हमारा एंजाइम के रूप में, फिर पेशियों के संकुचन में। पेशियों के किसमें? संकुचन में। और फोर्थ हमारा एंड लास्ट होगा ट्रांसफेरिन के निर्माण में। ये इसके मेजर कार्य मुख्य, तो पहला क्या कार्य हीमोग्लोबिन के रूप में हमने फर्स्ट देखा था 70%, इसके बाद एंजाइम के निर्माण में, फिर पेशियों के संकुचन में, और फिर ट्रांसफेरिन के, फिर ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का एक लास्ट है इसमें। ऑक्सीजन तथा ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड का आदान प्रदान। आदान प्रदान मतलब लेना और देना। किसको? ऑक्सीजन का ग्रहण करना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, इसका कार्य आयरन का है। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या करना? आदान प्रदान करना। ट्रांसफेरिन के निर्माण में, एंजाइम्स के निर्माण में सहायक होता है, और सबसे ज्यादा इसका मुख्य कार्य जो मेजर कार्य होता है वो होता है हीमोग्लोबिन के निर्माण में 70%। इसका कितना रोल होता है? 70%। ये थे हमारे आयरन से जुड़े कार्य। अब हम इससे देखते हैं रोग। क्या देखते हैं कि रोग आयरन से, आयरन की कमी से हमारे शरीर में कौन सी बीमारी हो जाती है? तो हमारे शरीर में लौह की कमी से रक्त अल्पता। लो, ये आयरन की बात हो रही है। लौह की कमी से रक्त अल्पता, रक्त अल्पता एनीमिया। कौन से? लौह की कमी से रक्त अल्पता एनीमिया रोग हो जाता है। अब रक्त अल्पता क्या है? हमारे शरीर में सामान्य से, जो हमारा खून है, जो हमारा ब्लड है, सामान्य से क्या हो जाना? रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा का सामान्य से अत्यंत कम हो जाना। रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य से कम हो जाना। हमारे शरीर में रक्त में हीमोग्लोबिन की जो हमारी मात्रा है वह क्या होना? सामान्य से अत्यंत या सामान्य से कम हो जाना। जब ऐसी स्थिति आएगी, सिचुएशन आएगी, जब हम जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होगी? कम हो जाएगी, तो हमारे शरीर में रक्ताल्पता एनीमिया नामक रोग हो जाएगा। और ये भी दो प्रकार का होता है, रक्ताल्पा एनीमिया, रक्ताल्पता एनीमिया कितने प्रकार का हो रहा था? दो प्रकार का। कितने? दो प्रकार का हो रहा था, जिसमें कि हमारा सबसे पहला हाइपोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक एनीमिया।
हाइपोक्रोमिक एनीमिया या माइक्रोसाइटिक एनीमिया या माइक्रोसाइटिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया पहला हमारा है। और इसके बाद रक्ताल्पता जो हमारे शरीर में कमी हो रही थी तो दो प्रकार का था। दूसरा है आर्थोक्रोमिक एनीमिया या इसे एक और नाम से जानते हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक एनीमिया। तो हमने देखा कि हमारे शरीर में लौह की कमी से या आयरन की कमी से रक्ताल्पता नामक बीमारी हो रही थी। रक्ताल्पता का अर्थ था कि हमारे शरीर में रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य से अत्यंत कम। अगर मान लीजिए जैसे हमारे शरीर में नॉर्मल से मान लेते कि 10 ग्राम की जरूरत है कि वहाँ पे 8 या 7 या 6 पॉइंट कुछ करके है तो क्या हो रहा है, हमें रक्ताल्पता नामक बीमारी हो रही है, तो सामान्य से कम। फिर हम देख रहे थे कि रक्ताल्पता कितने प्रकार का हो रहा था, दो प्रकार का हो रहा था। पहला था हमारा हाइपोक्रोमिक एनीमिया जिसे माइक्रोसाइटिक, माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रो मतलब छोटे की बात हो रही है, छोटा, साइटिक एनीमिया के नाम से जानते हैं। और सेकंड हमारा आर्थोक्रोमिक एनीमिया जिसे हम मैक्रोसाइटिक एनीमिया के नाम से जानते हैं। मैक्रो का अर्थ हमारा होता है बड़ा, क्या होता है, बड़ा। तो पहला हम देखते हैं हाइपोक्रोमिक हाइपोक्रोमिक या माइक्रो साइटिक एनीमिया। तो हमने पहले बताया कि माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा, छोटा। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारी जो आरबीसी है, क्या है, आरबीसी, हमारा जो आरबीसी है उसका आकार कैसा हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। आरबीसी का आकार छोटा हो जा रहा है, छोटा हो जाता है। क्या हो जाता है, आरबीसी का आकार छोटा हो जाता है। आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं। हीमोग्लोबिन क्या होता है, कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन क्या हो रहा है हमारे शरीर में, कम हो जा रहा है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पहला था इसका आकार छोटा हो जा रहा है और दूसरा है हमारा हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जा रहा, या कमी हो जा रही। आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं जिन्हें रेड ब्लड सेल्स के नाम से भी जानते हैं और इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। किसका, रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितने दिन का होता है, 120 दिन का होता है। सेकंड केस में हम बात करते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक
एनीमिया। इसमें क्या होता है, जो हमारा आरबीसी है या तो वह अपरिपक्व हो जाता है या इसके आकार में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, क्योंकि मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। तो इसमें क्या होता है, आयरन की, किसकी, आयरन की कमी से आरबीसी कोशिकाएं अपरिपक्व रहती हैं। अपरिपक्व क्या रह जाती है, अपरिपक्व रह जाती हैं, या इनका आकार बढ़ जाता है। किसका, रेड ब्लड सेल्स की बात हो रही है, आकार बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा था, माइक्रो में क्या हो रहा था, आकार छोटा हो रहा था। नोट में देखेंगे एक, आयरन की कमी के साथ साथ आयरन की कमी के साथ साथ विटामिन ई की कमी भी, किसकी, आयरन की कमी के साथ साथ विटामिन ई की कमी भी उत्तरदायी है। तो हमने देखा रक्त अल्पता के दो प्रकार, माइक्रोसाइटिक और माइक्रो। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा और माइक्रो का मतलब था छोटा। तो माइक्रो में क्या हो रहा था, आरबीसी के आकार क्या हो रहे थे, छोटे हो रहे थे, और उसमें रक्त की हीमोग्लोबिन की कमी पाई जा रही थी। और यहाँ पे आरबीसी के आकार की क्या बात हो रही है, इसमें कमी से कोशिकाएं अपरिपक्व रह जा रही हैं, साथ ही साथ इसका आकार भी बढ़ जा रहा है। और इसके साथ ही जो इसके साथ भी जिम्मेदार माना जाता है विटामिन ई, आयरन की कमी के साथ साथ विटामिन ई भी इसके लिए क्या है, उत्तरदायी है, मतलब जिम्मेदार है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, जिसका जीवन काल 120 दिन का होता है। अब इसके लक्षण देखते हैं। लक्षण देखिए, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें रक्ताल्पता है या एनीमिया जैसी कोई बीमारी है। तो सबसे पहले हाथ पैर में दर्द, एड़ियों में सूजन, एड़ियों के बाद किसकी बात कर रहा है, पैरों में सूजन, लेटे रहने की इच्छा, किसकी, लेटे रहने की इच्छा, और इसके साथ ही इसमें हृदय संबंधित रोग। ये सब हमारे लक्षण है कि कभी कभी होता है हमारे हाथ पैर में दर्द होता है, स्वेलिंग आ जाती है, पैर में झिंझनी हो जाती है, या फिर नस चढ़ना जिसको कहते हैं। और इसके साथ ही इसमें हमारे क्या कहते हैं, लेटे रहे कोई कार्य करने को कह दिया जाए, जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा ही कम होगी, जितनी हमें ज़रूरत है, अगर वो नहीं अवेलेबल होगा तो क्या होगा, कमजोरी महसूस होगी, थकान महसूस होगी, चिड़चिड़ापन आएगा, बॉडी में भार महसूस होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या हो रही, कम है ना। यहाँ पर इसकी लक्षण बताया जरा, हृदय संबंधित रोग होगी, किसी भी कार्य को करने के लिए क्या होगा, आलस्य महसूस होगा, चलने में दिक्कत होगी, कई प्रकार की बीमारियां हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इससे एक बीमारी और देखते हैं कि पर्नीशियम एनीमिया।
पर्नीशियम एनीमिया जो विटामिन B12, किसे B12, जिसका रासायनिक नाम साइनोकोबाल्ट, साइनोकोबाल्मिन कहेंगे, साइनोकोबाल्ट कहेंगे, इसका हमारा रासायनिक नाम पर्नीशियम एनीमिया साइनोकोबाल्मिन की कमी से होता है। की कमी से होता है। इसमें देखने को मिलता है जैसे मुंह में छाले आना, मुंह में छाले पड़ना, एनीमिया की बात हो रही है इसलिए इसकी बीमारी का भी यहाँ पे जिक्र कर दिया जा रहा है। उसके बाद मुंह में छाले हो जाना, फिर दरारें आना, त्वचा पीली तथा हाथ पैर शून्य होना, त्वचा पीली, त्वचा पीली, और हाथ पैर क्या करना, हाथ पैर में शून्य हो जाना, रक्त सीरम सामान्य से बहुत कम हो जाता है, सामान्य से बहुत कम हो जाना, और जीभ में हल्की सी दरारें आना। ये सब हमारे विटामिन B12 की कमी से हो रहे हैं। पर्नीशियम एनीमिया, जिसका नाम विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबाल्मिन, इसकी कमी से क्या हो रहा है, यहाँ पे इतनी चीजें हमें देखने को, मेरी त्वचा भी पीली हो जाएगी, हाथ पैर भी सूने हो जा रहे हैं। अब हम देखेंगे कि आयरन के सहायक तत्व कौन कौन से हैं। आयरन की सहायक तत्व की बात हो रही है जो उसको क्या करे, अवशोषण करे। तो विटामिन सी व डी, विटामिन सी व डी, ये दोनों क्या है, हमारे आयरन के सहायक तत्व है, सी एवं डी। और बाधक के रूप में है, बाधक के रूप में हमारे फॉस्फेट्स, फॉस्फेट्स जो हमें कहाँ प्राप्त हो रहा है, जो हमें अनाज के बाह्य स्तर में प्राप्त हो रहा है। अनाज के बाह्य स्तर में प्राप्त हो रहा है, और इसके साथ ही हुक्मवर्म और डायरिया भी उत्पन्न करने वाले जीवाणु, डायरिया भी उत्पन्न करने वाले जीवाणु, कौन, जीवाणु की बात हो रही है, क्या कर रहे हैं, हमारे क्या कहते हैं, आयरन के अवशोषण में बाधक का कार्य कर रहे हैं। और अवशोषण इसका कहाँ होगा, छोटी आंत में। और शोषण कहाँ होगा, छोटी आंत में। सहायक का मतलब सहायता करे, जैसे कि अगर हमें कहीं जाना होता है, कोई रास्ता हमें नहीं पता होता है, तो हम किसी की मदद ले सकते हैं या किसी से पूछ सकते हैं, डायरेक्शन पहले पता कर सकते हैं, तो जाते हैं। तो सहायक का मतलब क्या है, सपोर्ट करना, अवशोषण में क्या करें, सहायता कर रहे हैं, किसकी, आयरन की। बाधक का मतलब चीजों को रोकना, रास्ते में जाते बिल्ली रास्ता काट देती है,
कहते हैं ना कि रेस में बाधा उत्पन्न हो रही, जो काम करने जा रहे हैं उसमें भी क्या पता रुकावट आ जाए। तो बाधा का मतलब जब हमारा आयरन का अवशोषण हो रहा है, पाचन हो रहा है, तो वहाँ पे फास्फेट्स क्या कर रहा है, उसमें बाधा का काम कर रहा है। और हुकवर्म या डायरिया, सो जो उत्पन्न जीवाणु है वो भी क्या कर रहे हैं यहाँ पर, उसको बाधा का कार्य कर रहे हैं कि इसे क्या करें, पचने में दिक्कत पैदा करे, कठिनाइयां पैदा कर रहे हैं। ये दो चीजें, ये हमारा फास्फेट्स कहाँ पाया जाता है, अनाज के बाह्य स्तर में। फिर देखते हैं कि हमारा आयरन का अवशोषण कहाँ होता है। आयरन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है, छोटी आंत में होता है। तो यहाँ तक हमारा आयरन कंप्लीट, कि हमने देखा कि आयरन हमारे शरीर के किन किन पार्ट्स में, किन किन भागों में पाया जा रहा था। फिर हमने देखा किन किन रूपों में पाया जा रहा था। फिर हमने देखा कि आयरन के हमारे क्या कार्य है। इसके बाद हमने देखा आयरन की कमी से होने वाली बीमारियां। फिर उसके अवशोषण में कौन सी बाधा उत्पन्न, अवशोषण कहाँ हो रहा था, बाधा उत्पन्न कौन कर रहा था, और उसका सहायक कौन से तत्व थे। इतनी चीजें या इतनी बातें हमने आयरन के बारे में जानी। फिर आयरन को हम किस नाम से जानते थे, गौड़ आदित्य के नाम से जान रहे थे, जिसे हम ट्रेस मिनरल्स भी कह रहे थे। खनिज द्वितीय की बात होती, हमारे शरीर में इसकी अल्प मात्रा में आवश्यकता होती, बहुत ही अल्प मात्रा में, लेकिन ये क्या है, हमारे शरीर के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। सेकंड जो हमारा मिनरल्स आएगा वो होगा आयोडीन। क्या होगा, आयोडीन। सेकंड जो हमारा मिनरल्स होगा आयोडीन, जो मनुष्य के शरीर में लगभग लगभग की बात हो रही है, कितनी, लगभग एक अनुमान की 22 से 25 मिलीग्राम की बात हो रही है। 22 से 25 मिलीग्राम क्या हो रहा है, आयोडीन पाया जा रहा है। लगभग किसकी बात हो रही है, लगभग कि इतना हम एक अनुमान लगा रहे हैं कि लगभग हमारा इतना इसमें पाया जा रहा है। अब हम इसमें सामान्य मात्रा की बात करते हैं। इसकी बात हो रही, मनुष्य के शरीर में आयोडीन की सामान्य मात्रा, तो 20 से 25, 20 से 25 क्या हो रहा है, आयोडीन पाया जाता है। लगभग की बात करेंगे तो 22 से 25, ज्यादातर हमें बुक्स में देखने को मिलता है 20 से 25 मिलीग्राम की बात होती है, लेकिन अगर वो लगभग की बात करते हैं तो 22 से 25, लेकिन अगर सामान्य की बात करेंगे तो 20 से 25 की बात करेंगे। तो इतना हमारे शरीर में ये पाया जाता है। और 10 से 15 मिलीग्राम आयोडीन थायराइड ग्रंथि में होता है। 10 से 15 आयोडीन कहाँ पर होता है, थायराइड थायराइड ग्रंथि में होता है। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन श्रावण हो रहा है, तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन, कौन सा, थायरॉक्सिन हार्मोन। किससे, थायराइड ग्रंथि से, क्योंकि हमारे शरीर में जो आयोडीन की मात्रा है 10 से 15 मिलीग्राम, यह कहाँ पर है, थायराइड ग्रंथि में भी, थायराइड ग्रंथि में होती है। क्या होता है, तो थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन का श्रावण हो रहा है, तो इससे थायरॉक्सिन हार्मोन का श्रावण हो रहा है।
अब इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमारा हार्मोन्स, कौन सा हार्मोन श्रावण हो रहा था, थायरॉक्सिन हार्मोन की बात कर रहे थे। तो इसमें आयोडीन की कमी वाले क्षेत्र को एंडोमिक गोइटर कहते हैं। एंडोमिक गोइटर, एंडोमिक गोइटर किस स्थान के, किस क्षेत्र के एरिया को कह रहे थे, तो जहां पर थायरॉक्सिन हार्मोन से आयोडीन की कमी होने वाले क्षेत्र को थायरॉक्सिन हार्मोन, किसकी बात हो रही, थायरॉक्सिन हार्मोन। आयोडीन वाले कमी, आयोडीन की होने वाली कमी, थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन की कमी वाले क्षेत्र को हमने देखा कि जो हमारा थायराइड ग्रंथि था जिसमें कि 10 से 15 मिलीग्राम आयोडीन पाया जा रहा था, तो उससे कौन सा हार्मोन का श्रावण हो रहा था, थायरॉक्सिन हार्मोन का श्रावण हो रहा था। और थायरॉक्सिन हार्मोन की क्या कहते हैं, आयोडीन की कमी, जो आयोडीन की कमी वाला जो हमारा हिस्सा है, जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो रही है, उस क्षेत्र या उस हिस्से को क्या कहते हैं, एंडोमिक गोइटर के नाम से जानते हैं। किसके, एंडोमिक गोइटर के नाम से जानते हैं। अब यहीं पे देखते हैं कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स का मुख्य घटक क्या है, आयोडीन है। थायरॉक्सिन हार्मोन का मुख्य घटक की बात हो रही है, तो इसका हमारा मुख्य घटक क्या है, आयोडीन। जो हमारे शरीर में 20 से 25 मिलीग्राम के आसपास पाई जाती है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स का मुख्य घटक है हमारा आयोडीन। अब देखते हैं कि आयोडीन की कमी से रोग। क्या देख रहे थे, थायरो आयोडीन की कमी से रोग। तो हमारे शरीर में आयोडीन की कमी से 3 प्रकार के रोग देखे गए हैं। हमारे शरीर में आयोडीन की कमी से तीन तीन प्रकार के रोग तीन प्रकार के रोग। पहला हमारा जो उसमें है, घेंगा या गलगंड या ग्वाइंटर। तीनों इसके ही नाम है, घेंगा कहेंगे, गलगंड कहेंगे या फिर ग्वाइंटर कहेंगे। सेकंड है मिक्सिडीमा। क्या है, मिक्सिडीमा। और थर्ड है हमारा किटिनिज्म।
ये 3 प्रकार की हमारी बीमारी आयोडीन की कमी से देखने को मिलती है। अब इसकी जो एक्सप्लेन होगा, व्याख्या होगा, इसको हम लोग कल करेंगे।